दिफा की दुनिया में असल जंग असलहे से नहीं, साख से लड़ी जाती है। उस साख को बनाने में दहाइयां लगती हैं और बर्बाद होने में एक लम्हा काफी होता है। भारत के साथ यही लम्हा दुबई में एक धुएं के बादल की सूरत सबके सामने टूटा। लेकिन यह समझने के लिए कि इस एक हादसे ने भारत को कहां से उठा के कहां ला खड़ा किया है, पहले एक नजर में भारत की दिफाई सनत की उस दाड़ पे डालनी जरूरी है जो उसने पिछले 10 वर्षों में लगाई हुई। 2014 में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की कुल वैल्यू 1000 करोड़ रुपए थी। दिफाई तहकीक, घरेलू पैदावार, आलमी मार्केट तक रसाई के दावे बढ़ते गए और 10 साल में 2024 में और 2025 के दरमियानी अरसे में यह वैल्यू 1,54,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। ये एदादोशुमार इतने बड़े हैं कि इनके पीछे लगे सिफर गिनने मुश्किल हो जाए। अगर यही रकम पाकिस्तानी रुपयों में निकाली जाए तो इसे 3 से ज़रब दें और फिर देखें कि सिफर कितनी तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। ये वो रफ्तार थी जिस पर भारत फख्र करता था, लेकिन ये रफ्तार एक झटके में उलट गई। दुबई एयर शो के हादसे ने भारत की दिफाई इंडस्ट्री को 50 बरस पीछे धकेल दिया, क्योंकि दिफाई दुनिया में एतमाद ही सबसे बड़ा हथियार है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, दुनिया में कोई मुल्क एक गोली तक खरीदने से पहले बरसों तहकीक करता है। एक जानिब आप देखें कि एक ही असलहा कई ममालिक तैयार करता है, उसके मायार से लेके उसकी परफॉर्मेंस तक हर चीज की जांच की जाती है, कीमतों का मुवाजना किया जाता है, माहिरीन तहकीक करते हैं, फिर जाके फैसला होता है कि किस मुल्क की गोली खरीदनी है। क्योंकि अगर मैदान जंग में एक गोली फंस जाए तो उसकी कीमत सिर्फ असलहे की नहीं, एक सिपाही की जान की सूरत में अदा होती है। यही हसासियत दुनिया को हर फैसले में एहतियात पे मजबूर करती है। अब इस पूरे मामले को कारोबारी जाविये से देखें। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो बाजार में सबसे पहले खरीदार जो है वो देखता है कि कंपनी कौन सी है। साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि चीज बनी कहां पे है, इसका मेड इन क्या है। मुल्क का नाम मायार की पहली शहादत होता है। उसके बाद फिर ब्रांड यानी कंपनी आती है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस आती है, फिर उसकी कीमत आती है, फिर उसकी सपोर्ट आती है, फिर डिलीवरी चेन आती है, फिर वो सारा एतमाद आता है जिस पे खरीदार अपना फैसला कायम करे। यानी मैं एक सादा सी अगर आपको मिसाल दूं कि अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहें और पाकिस्तान में आपने गाड़ी लेनी है, एक तरफ आपके पास होंडा सिटी का ऑप्शन हो और दूसरी तरफ आपके पास एल्सविन का ऑप्शन हो, तो आप किस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे? आप हो सकता है कि होंडा सिटी के ऑप्शन के ऊपर जाएं कि मार्केट की गाड़ी है, कभी भी कहीं पे रख के बेच दी जाएगी। अगर इसकी चीजें खरीदनी है तो आपको सस्ती मिलेंगी, अगर इसका मैकेनिक ढूंढना है तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा। इसके पार्ट्स दूसरे पार्ट्स की निस्बत ज्यादा सस्ते हैं। एल्सविन अगर मंगवानी है तो उसकी डिलीवरी टाइमिंग मुख्तलिफ होगी और ज्यादा अरसा दरकार होगा। होंडा सिटी आपने लेनी है तो हो सकता है ऑन के बगैर कहीं आपको मिल जाए। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें जब तैयार होती हैं तो उसका प्रोटोटाइप सबसे पहले तैयार होता है, जिस पे बरसों लगते हैं, फिर उसकी शक्ल बदली जाती है, उसके पुर्जे दोबारा डिजाइन किए जाते हैं, उसकी जांच बार बार की जाती है। जब वो हतमी नमूने तक पहुंचे तो फिर यह फैसला होता है कि वो किस मुल्क के मेड इन की मोहर उठाएगी। उसके बाद उसकी पैकेजिंग, उसकी कीमत, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, सब चीजें तय होती हैं। फिर उसे किसी ट्रेड शो में पेश किया जाता है ताकि दुनिया उसे आजमा सके। मैं एक सादा सी मिसाल अगर आपको देना चाहूं, आज से आप 15 साल पीछे चले जाएं और आप कोई चीज खरीदना चाहें जापान की या कोई चीज खरीदना चाहें चाइना की, आप कौन सी चीज खरीदते थे? जापान की। नेशनल की इस्त्री खरीदनी है, जापान की। कोई भी पंखा खरीदना है, जापान का। घर की कोई मशीनरी खरीदनी है, जापान की। आप चाइना की चीज नहीं खरीदते थे। और चाइना के बारे में यह कहा जाता था, चले तो 100 बरस, ना चले तो 100 सेकंड भी नहीं। चाइना की चीजों के बारे में फिर रफ्ता रफ्ता ये सीखना शुरू हुआ कि चाइनीज मार्केट जो है वो एक ही चीज के मुख्तलिफ सैंपल्स मुख्तलिफ क्वालिटी के बनाती है, जो मुल्क उस क्वालिटी का लेना चाहे वो लेके निकल जाए। अब इसी बुनियाद के ऊपर चाइना की मार्केट के ऊपर आपने क्यों भरोसा किया कि आपने अच्छी क्वालिटी की चीजें उठाना शुरू कर दी? अब आपको ये मालूम है कि कोई चीज खरीदनी है, जापान से ज्यादा दूर से आएगी, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा पड़ेगी, चाइना से आएगी, सस्ती पड़ेगी, अब रिलायबल हो चुकी है। चाइनीज गाड़ियां जो है वो मार्केट में इस वक्त अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। तो इसी तरह इस सब में अहम चीज रह जाती है कारकर्दगी। जिस लम्हे कारकर्दगी डगमगाएगी सब कुछ बिखर जाएगा, और यही दुबई में हुआ। भारत ने 23 साल तक तेजस पे मेहनत की है। कभी उसका डिजाइन बदला, कभी उसका इंजन बदला,
कभी उसका वजन बदला, कभी उसकी परफॉर्मेंस बदली, कभी फ्रांस के दरवाजे खुले, कभी रूस के खुले और आखिर में अमेरिका के तैयार करदा इंजन का सहारा लिया गया। मकसद क्या था? एक, दुनिया को दिखाया जाए कि भारत मुकम्मल तौर पे खुद इन्हसारी के मकाम पे खड़ा है दिफाई महाज पे। लेकिन फिर दुबई में वो लम्हा आया जिसने पूरे बयानिए को पटक के जमीन पे फेंका। मैं ये फखर से नहीं कह रहा, लेकिन मार्केट वैल्यू बता रहा हूं और मार्केट स्टैंडर्ड्स बता रहा हूं। दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में हर आंख के सामने भारत का तैयार करदा जंगी तैयारा तेजस एरोबेटिक परफॉर्मेंस के दौरान जमीन से टकराया, पायलट की जान गई। मंजर ऐसा था कि दुबई के आसमान तक सन्नाटा जो है वो छाया रहा। लेकिन इंसान की जान चली गई, ये तो इंसानी दुख है। इसके साथ साथ नुकसान वो था जिसका असर आलमी मार्केट पे पड़ा। भारत की दिफाई मसनूआत की साख जो बरसों के दावों से बनती रही थी, एक लम्हे में सवाल बन गई। सबसे पहले भारत ने अपने तैयार करदा 43 तेजस तैयारे ग्राउंड कर दिए। वो कंपनीज जिन्होंने इसके स्पेयर पार्ट्स या इंजन फराहम किए थे, वो सब अब दुनिया के सामने खड़ी हैं और उन पर सवाल उठ रहे हैं। भारत पहले ही रूस की मिग सीरीज की नाकामियों से परेशान था। राफेल की खरीद में फ्रांसीसी कंपनीज के मामलात पे उसकी कमर झुकी हुई थी। अब अमेरिका की प्रेड एंडोटनी कंपनी जिसके इंजन ने तेजस को परवान चढ़ाना था, उसकी साख भी मशकूक हो गई है। अकेली भारत की नहीं हुई, अमेरिकन कंपनी की भी हुई। एक लम्हे की खराबी ने भारतीय दिफाई सनत को ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है जहां आप कोई भी मुल्क भारतीय असले, भारतीय टेक्नोलॉजी या भारतीय सॉफ्टवेयर तक खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा। खरीदार अब कीमत नहीं देखेगा, वो मायार देखेगा, और जब मायार पे धचका लग जाए तो मार्केट खुद ही दरवाजा बंद कर देती है। ये पहली बार नहीं हुआ। भारत के लिए ये हजीमत भी नई नहीं है। 1965 की पाक भारत फजाई लड़ाई या फिर कारगिल के दिन भारत अपने जदीद तरीन तैयारे गवाकर पहले ही फजाई बर्तरी खो चुका था। इंडिया की खराबियां उस वक्त भी सामने आई जब जदीद जहाजों के बावजूद उसके पायलट्स और उसके सिस्टम्स मैदान में कमजोर पड़े। दुबई के हादसे ने इस कमजोरी को आलमी स्टेज पर नंगा कर दिया। इसके साथ एक नया खतरा भी खड़ा हुआ है। भारत ने जो ऑर्डर्स मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किए थे, वो अब खतरे में पड़ चुके हैं। अरबों डॉलर्स के मुआहदे कैंसिल होने के इम्कानात हैं। सरमायाकार पीछे हटेंगे, दरामद कुनिंदगान मुतबादिल तलाश करेंगे। सबसे बढ़ के भारत की सनत का पूरा बयानिया, जिसे वो दिफाई खुद इंसारी का मुस्तकबिल कहता था, एक धचके में टूट गया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास मौका क्या था? जब दुनिया में किसी मुल्क की साख गिरती है तो उसका खला कोई दूसरा मुल्क भरता है। ये वो लम्हा है जहां पे पाकिस्तान की दिफाई सनत अपना कदम जमा सकती है। JF-17 ब्लॉक 3 की कामयाबी, सुपर मशाक की मकबूलियत, पाकिस्तान के इंजीनियर्स की बढ़ती हुई साख हमें एक ऐसे मकाम पे खड़ा कर रही है जहां आलमी मार्केट पे कदम रखना पहले से ज्यादा मुमकिन हो चुका है। ये वक्त है कि पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद मजबूत करे, जो लोहा मनवाया मजीद बनवाए, अपनी मसनूआत को वक्त से पहले पेश करे, क्योंकि दुनिया अब मुतबादिल तलाश कर रही है और मार्केट में जो एक खला है उसे कौन पूरा करेगा, ये आने वाले वक्त का फैसला नहीं बल्कि मौजूदा लम्हे की दौड़ है। ये बात याद रखना है कि आलमी सनत में साख का धचका सिर्फ एक हादसे से नहीं लगता। कभी कभी एक हादसा पूरी सल्तनत को लर्जा देता है, और भारत के लिए ये वाकया वही लम्हा है। अब उसकी डिफेंस इंडस्ट्री, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके सॉफ्टवेयर्स, उसकी फैक्ट्रीज, उसके बरामद कुनिंदगान की फहरिस्त सब सवाल बन चुके हैं और आने वाले साल भारत के लिए इस महाज पे मजीद मुश्किल होंगे, और यही वक्त पाकिस्तान के लिए फैसला कुन भी साबित हो सकता है। दुबई के आसमान पे जब 5 रोज तक जहाजों की गरज सुनाई देती रही है तो ऐसा महसूस होता था जैसे दुनिया की एविएशन एक ही जगह जमा हुई हो। अब एक तरफ नुकसान है, आप उसके इस एयर शो के फवायद देखें कि फवायद क्या है। ये एयर शो हर साल बड़ा होता है, लेकिन इस बार दुनिया की नजरें 2 चीजों पे टिकी थी। एक, अरबों डॉलर के मुआहदे, और दूसरी, इंडियन लड़ाका तैयारा तेजस की तबाही। ये एयर शो अपनी आखिरी दिन तक खबरों में छाया रहा, क्योंकि यहां वो सब कुछ हुआ है जो किसी भी मुल्क और किसी भी दिफाई सनत के लिए आजमाइश बन जाता है। दुबई एयर शो के लिए कायम की गई वेबसाइट के मुताबिक इस बार 200 से ज्यादा कमर्शियल और जंगी तैयारों ने अपनी मौजूदगी से इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह पर भरपूर नजरें खींची हैं। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, फाल्कन, रोसोबॉरॉन एक्सपोर्ट, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की तैयार करदा जदीद तरीन मशीनें एक दूसरे के साथ खड़ी थी, और हर कंपनी ये दिखाने में मसरूफ थी कि मुस्तकबिल की फजाई ताकत किस समत जा रही है। एयर शो में जहां पाकिस्तान और इंडिया के सारिफीन के लिए JF-17 थंडर और तेजस का मुकाबला तवज्जो का मरकज बना रहा, वहीं शो के आखिरी दिन हुआ कुछ ऐसा कि हर तरफ खामोशी छाई।
तेजस, जो भारत की मकामी दिफाई सनत का फख्र कहा जाता था, एरोबैटिक स्टंट के दौरान अचानक नीचे गिरा। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब दुनिया भर के पायलट्स, दिफाई तजयकार, सनतकार अपने तजर्बात का मुजाहिरा करने के लिए जमा थे। 2:10 पे ये मुकामी वक्त था वहां पे, जब दुबई के आसमान में धुएं का एक स्याह बादल उठता हुआ दिखाई दिया जो जमीन से उठा, और एयर शो की इंतजामिया ने फौरन पूरे फ्लाइंग सेशन को रोक दिया। जहां तकनीकी महारत का जश्न मनाया जा रहा था, वहां इस तरह का हादसा हर किसी के लिए शदीद धचके का बायस होता है। यह तैयारा भारत की पहली मुकम्मल देसी कोशिश था। 2016 में तवील ताखीर के बाद भारतीय फजाई बेड़े में से शामिल किया गया। एक सिंगल इंजन कसीरुल मकासद हल्के वजन वाला लड़ाका तैयारा है, जिसके बारे में भारतीय माहिरीन का दावा था कि यह भारत की खुद इन्हसारी का रोशन बाब है। लेकिन हकीकत यह है कि मार्च 2024 में भी राजस्थान में तेजस का एक हादसा सामने आ चुका है। दुबई एयर शो में होने वाला हादसा इसकी दूसरी तबाही है। हादसात की यह लड़ी जब आलमी मीडिया में पहुंची तो अमरीकी दिफाई तजियाकार डगलस ए बर्की ने इसे हौलनाक और भारत के दिफाई वकार के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया, क्योंकि एयर शोज वो जगह होते हैं जहां मुल्क अपनी कामयाबियां दिखाने आते हैं, कमजोरियां नहीं। तेजस के हादसे का असर सिर्फ दिफाई सनत तक महदूद नहीं रहा। भारत में उसके पायलट विंग कमांडर निमन सियाल की जो मौत हुई है, उसने भी पूरे मुल्क को सोगवार किया। निमन के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमेरात को उनका अपने बेटे से आखिरी राब्ता हुआ था, जिसमें उसने ये कहा था एयर शो जरूर देखना, और अगले दिन वालिद यूट्यूब पे वीडियो तलाश कर रहे थे कि हादसे की खबर आई। जंगी जहाज का गिर जाना एक बात है, लेकिन उसके नतीजे में खानदान का टूट जाना दूसरी हकीकत है, जो हमेशा खबरों की शह सुर्खियों में नजर नहीं आती। दुबई एयर शो में इस सब के बावजूद दुनिया की जो दिफाई और कारोबारी सरगर्मी है वो तेज तरीन रही है। वहां एमिरेट्स एयरलाइन और बोइंग के दरमियान 38 अरब डॉलर का मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत बोइंग कंपनी 65 बोइंग 9 777 तैयारे फराहम करेगी। और एक्सपर्ट कहते हैं ऐसे मुआहिदे ना सिर्फ सनत को आगे बढ़ाते हैं बल्कि आलमी सरमायाकारी के नक्शे पर भी असर डालते हैं। यही वजह है कि एयर शो में रूसी असलहा साज कंपनी रोसोबॉरान एक्सपोर्ट का पवेलियन भी तवज्जो का मरकज बना रहा। पाबंदियों के बावजूद रूस ने अपने सू-57 तैयारे और पेंटुस मिसाइल सिस्टम जो थे वो नुमाइश के लिए पेश किए, जिन्हें देखने सदर शेख जायद बिन अल नहयान खुद पहुंचे। दूसरी तरफ चीन की तैयार करदा कमर्शियल C919 के चर्चे भी रहे हैं, जबकि चीनी ट्रेनर जेट है L-15A, उसने फ्लाई पास्ट करके अपनी मौजूदगी भी वहां पे दर्ज करवाई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी ने भी दुबई एयर शो में अहम मकाम हासिल किया है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मशाक तैयारों ने न सिर्फ शायकीन की तवज्जो हासिल की है, बल्कि ISPR के मुताबिक एक दोस्त मुल्क ने इन तैयारों की खरीदारी के लिए मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए। अगरचे मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन यह वाकया पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक अहम संग मील है, खासतौर पर उस वक्त जब मुख्तलिफ ममालिक अपनी फजाई इस्तेदाद तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। एयर शो में यूक्रेनी ड्रोन वेम्पायर भी नुमाइश का हिस्सा बना, जो रूस के खिलाफ जंग में बार बार इस्तेमाल होता रहा है। इस ड्रोन के 6 पंखे हैं, 10 किलो वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत है, क्योंकि जंग के इस नए दौर में छोटा हथियार बड़े नताइज दे सकता है। दुबई एयर शो का यह साल दिफाई टेक्नोलॉजी, सियासी मुसाबिकत, इक्तसादी मुआहिदों और एक दर्दनाक हादसे का इम्तिजाज था। यह इवेंट सिर्फ नुमाइश नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें हर मुल्क ने अपने मुस्तकबिल की झलक देखी, और साथ ही यह भी साबित हुआ कि आसमान पर उड़ने वाली मशीनें सिर्फ ताकत की अलामत नहीं होती, वो नाकाबिले पेशगोई भी होती हैं, और एक लम्हे की गलती या खराबी पूरी दुनिया की निगाहें बदल सकती हैं। दुबई एयर शो खत्म हो चुका है, उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तेजस का गिर जाना, मुआहिदों की बारिश और टेक्नोलॉजी की दौड़ आने वाले कई बरसों तक आलमी एविएशन मुबाहिसे का हिस्सा बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।